Hello, students. Welcome back to our channel Poetica Fantasia. I'm Smita, and today we are going to discuss the poem titled as The Ball Poem from our book First Flight of NCERT syllabus. So, the title of the poem is Ball Poem. It is composed by John Berryman. ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? जॉन बेरीमैन के द्वारा. जॉन बेरीमैन कौन है? जॉन बेरीमैन एक अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट है. ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ अमेरिका. So in this poem, as you can see in the picture, a boy is playing with a ball. और suddenly क्या होता है? His ball fell down in a harbor, near the harbor. उसकी जो बॉल होती है वो बंदरगाह के पास नीचे पानी में चली जाती है. एंड इन दिस वे ही लॉस्ट हिज बॉल, हिज डियरेस्ट बॉल. जो बहुत प्यारी उसकी बॉल होती है वो बच्चा उस बॉल को खो देता है. तो इस लेसन को आपके सिलेबस में रखने का क्या पर्पज़ है? इस लेसन को आपके सिलेबस में रखने का एक पर्टिकुलर मोटिव है, एक पर्टिकुलर इंटेंशन है. इंटेंशन क्या है? कि आपको लॉस का मीनिंग समझाना, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है. और आप जिस एज ग्रुप में हैं उस एज ग्रुप में आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच है वो वो हमेशा आपके साथ लाइफ में रहेंगी. दैट्स वाई in this poem we are discussing about the meaning of loss, the importance of loss. Okay students, so इस पोएम में क्या है आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. अ बॉय लॉसेज अ बॉल. एक बच्चा है जो एक बॉल को खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट एंड द बॉल डजंट कॉस्ट मच. इट डजंट मैटर दैट that ball is very costly, that is not expensive, but that ball is very important for him. He was very much attached with that ball. So nor is difficult to buy another ball. और ऐसा भी नहीं है कि उस बॉल को खरीदना बहुत डिफ़िकल्ट काम हो. Why then is the boy so upset? तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे तो बच्चा इतना अपसेट क्यों है. रीड द पोएम एंड सी व्हाट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट. हम क्या पढ़ेंगे? हम इस पोएम को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि बच्चे ने क्या खोया. व्हाट द बॉय हैज़ लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस फ्रॉम द लूजिंग समथिंग. और बच्चे ने क्या जाना, क्या एक्सपीरियंस रहा बच्चे का उस बॉल को खोने से. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टेक्स्ट. That is boy now who has lost his ball. What is the boy now who has lost his ball? यहाँ पर उस बच्चे की बात करें कि वो बच्चा कैसा है. Who has lost his ball? जिसने अभी अभी अपनी क्या की है? बॉल खो दी है. What he to do? What और अब वो क्या करेगा? वो बच्चा क्या करेगा? What he'll do now? I saw it go. पोइट कहते हैं कि मैंने उसको जाते हुए देखा. कहाँ जाते हुए? मैरिली बाउंसिंग. मैरिली मतलब खुशी से, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए. अच्छा एक बात बताइए, कभी भी क्या बॉल कभी हैप्पी होती है? बॉल क्या है? बॉल लिविंग पर्सन नहीं है, लिविंग क्रिएचर नहीं है. और हैप्पी कौन होता है? हैप्पी हमेशा लिविंग क्रिएचर होते हैं. तो यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है एंड आई विल टेल यू इन द लास्ट ऑफ द पोएम. ओके, सो इसको अंडरलाइन करना. मैरिली बाउंसिंग, यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है. डाउन द स्ट्रीट आई सॉ इट गो. इट मतलब किसके लिए यूज़ किया गया है? उस बॉल के लिए. उस बॉल को मैंने मैरिली, हैप्पीली, बहुत खुशी से उछलते हुए देखा. डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के नीचे जाते हुए. एंड देन मैरिली ओवर, और उसके बाद बहुत खुशी से ओवर, ऊपर जाते हुए. देयर इट इज़ इन द वाटर, और उसके बाद वो कहाँ चली गई? वाटर, पानी में चली गई. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. और शायद बच्चे से ये कहना दैट देयर आर अदर बॉल्स. बच्चे से अगर ये मैं कहता हूँ कि आपके पास और भी बॉल्स हैं, आप दूसरी बॉल से भी खेल सकते हो, दैट इज़ टोटली अ यूजलेस एफर्ट. दिस इज़ टोटली अ फ्यूटाइल एफर्ट, बिकॉज देयर इज़ नो मीनिंग व्हेन वी आर सेइंग दैट देयर आर अदर बॉल्स, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम. That can't be replaced.
उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। वो इतनी इंपॉर्टेंट थी उस बच्चे के लिए, बच्चा इतना अटैच था उस बॉल से। An ultimate shaking grief fixed the boy. अब बॉय की क्या कंडीशन है? द बॉय who has just lost his ball, how he is feeling now? The ultimate shaking grief. ultimate मतलब होता है एंड में, एकदम आखिरी तक। शेकिंग मतलब होता है हिला देने वाला। ग्रीफ मतलब होता है दुख। फिक्स द बॉय, फिक्स मतलब स्टिल। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, व्हेन यू फील सो मच सॉरो, so much grief, then the grief make you still and stood. तो वो जो बच्चा है वो फिक्स हो गया है, वो एकदम एक ही कंडीशन पे आ गया, मतलब नाउ ही इज़ कम्प्लीटली इन अ सॉरोफुल मोशन, एकदम सॉरोफुल कंडीशन में है, दुखी कंडीशन में है, और कोई भी इमोशन उसके पास नहीं आ रहा है, बस सॉरो ही है उसके माइंड में भी इस टाइम पे। एज ही स्टैंड रिजिड, ट्रम्बलिंग, रिजिड मतलब स्थिर हो गया है, एंड ट्रम्बलिंग मतलब क्या होता है? काँप रहा है। एंड स्टेयरिंग डाउन, और बार बार नीचे की तरफ देख रहा है। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोई होंगी, कोई ना कोई इंसिडेंट होगा जब हमने अपनी नियर एंड डियर वंस जो है चीज़ें हैं हमारी, वो हमने खो दी होगी। तो कैसी कंडीशन होती है वहाँ पर हमारी? हम कैसे हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और बार बार हम उसी चीज़ को याद करते हैं जो हमने खो दी है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन उस लड़के की है, उस छोटे बच्चे की है। ऑल हिज यंग डेज ही इज़ रिमेंबरिंग अबाउट द ओल्ड डेज। यंग डेज मतलब होता है अपने ओल्ड डेज को, जब अच्छे डेज थे, जब उसके पास उसकी बॉल थी। द बॉय इज़ रिमेंबरिंग दोज डेज, यंग डेज, इन टू द हार्बर मतलब उस बंदरगाह के पास। वेयर इज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई। अब वो और अच्छे पुराने दिनों को याद कर रहा है बच्चा, कैसे बंदरगाह के पास खेला करता था, जहाँ पर उसकी बॉल आज खो गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑल हिम, यहाँ पे पोएट कह रहा है आई विल नॉट इंट्रूड मतलब होता है इंटरप्शन, ठीक है। तो पोएट कहता है आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, और ना ही मैं उसको ऐसा कहूँगा। अ डाइम मीन्स होता है, डाइम जो होता है ना, 10 सेंट जो होते हैं, ये एक मतलब करेंसी है डाइम, और 10 सेंट को कहते हैं वन डाइम। तो कहते हैं एक डाइम की ही तो बात है। मैं बच्चे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि एक डाइम की तो बात है। अनदर बॉल, तुम्हें दूसरी बॉल मिल जाएगी, इज़ वर्थलेस मतलब होता है यूजलेस। ये कहना कि एक डाइम की ही तो बात है, तुम्हें दूसरी बॉल मिल जाएगी, बिल्कुल यूजलेस एफर्ट है। ऐसा कहने का कोई यूज़ ही नहीं है बच्चे के लिए, बिकॉज वो जो अटैचमेंट है, जो इमोशनल अटैचमेंट है बच्चे का उस बॉल से, वो शायद किसी नई बॉल से आ ही नहीं पाएगा, वो रिप्लेस कर ही नहीं पाएगी नई बॉल उस पुरानी बॉल को। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अब मुझे अपने बच्चे को क्या बनाना है, उस छोटे बच्चे को मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उसके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है कि लाइफ में अब क्या होगा। अब तुम इस एज ग्रुप में पहुंच चुके हो जहाँ तुम्हें लॉस का मीनिंग समझना होगा। अब क्या होगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना है, क्योंकि क्या होता है तुम्हारी लाइफ में अब जो भी चीज़ें आएंगी वो परमानेंट नहीं रहेंगी, वो आएंगी और चली जाएंगी। बट यू हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस, कि चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। In this materialistic world, everything is momental, everything is temporary, and he has to learn this lesson now. आज इस एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा वो लेसन सीखेगा। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, ये संसार कैसा है? पोजिशंस, अधिकारों का संसार है, ठीक है। इस संसार में क्या होता है कि सारी चीज़ें क्या है, मटीरियलिस्टिक है, और हम अधिकार जमाते कि मेरा है, बट इन रियल सेंस नथिंग इज़ योर्स, नो वन इज़ योर्स। ना कोई चीज़ तुम्हारी है, ना कोई व्यक्ति तुम्हारा है, कोई नहीं है तुम्हारा। वी ओनली थिंक दैट थिंग इज़ आर, दैट पर्सन इज़ आर, बट कुछ भी हमारा नहीं है संसार में। तो ये लेसन उसको सीखना होगा, और जो भी आज हमारे पास है हो सकता है कल हमारे पास नहीं रहेगा। तो हमें वहाँ पे होपलेस नहीं होना है, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, वहाँ पे करेज को नहीं छोड़ना है हमें। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीदते हैं, एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स हमेशा खो जाती हैं। द लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज बॉल बैक। ये छोटे बच्चों का तो छोटे बच्चे क्या होंगे, बॉल खरीदेंगे और बॉल्स को खो देंगे, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और दोबारा से कोई दोबारा बॉल नहीं खरीदता है। क्यों नहीं खरीदता है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉस, दे अंडरस्टैंड
द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का जो ज्ञान है वो उनको पता चल जाता है। एंड नो, मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो एक्सटर्नल बाहरी चीज़ है, मतलब पैसा आता जाता रहता है। ही इज़ लर्निंग, यहाँ पैसे की बात नहीं है, जस्ट वन डाइम, सिर्फ एक डाइम की बात है। ही इज़ लर्निंग, बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी आँखों के पीछे, डेस्परेट जो अभी भी उस बॉल को खोज रही हैं, उसके पीछे, उस बॉल के पीछे अभी भी उस बच्चे की आंखें हैं। उन आँखों के थ्रू क्या कर रहा है? ही इज़ लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो ज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है। ज्ञान जो होता है, ज्ञान, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की शाखा। तो एक ज्ञान सीख रहा है। कौन सा ज्ञान सीख रहा है? लॉस, चीज़ों को खो देने का जो ज्ञान है, जो जीवन का ज्ञान है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का, वह बच्चा इस बॉल के खोने से सीख जाएगा। नाउ स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप, और चीज़ों को खो जाने के देने के बाद, उनके चले जाने के बाद कैसे स्टैंड अप होना है। रोना नहीं है, गिरना नहीं है, बल्कि स्टैंड अप होना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। नोइंग वॉट एवरी मन मस्ट वन डे नो, और आज ये बच्चा क्या सीख जाएगा? वो सीख जाएगा जो हर किसी को एक दिन सीखना होता है। एंड द मोस्ट क्या सीखेगा? द मीनिंग ऑफ लॉस, जो हानि होती है। हानि क्या है? जो लॉस है वो बहुत नॉर्मल चीज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में। ये एपिस्टेमोलॉजी है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की, और ये बच्चा आज इस इंसिडेंट के थ्रू सीख जाएगा। द मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कई लोग बहुत समय लगा देते हैं इस चीज़ को सीखने में, लेकिन ये छोटा बच्चा आज इस छोटे से इंसिडेंट के थ्रू सीख जाएगा कि कैसे स्टैंड अप होना है जब आप चीज़ों को खो देते हो। ऐसी चीज़ें जिनके बिना आप अपनी लाइफ कभी कभी सोचते हो कि आपकी लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन स्टिल वो चीज़ें आपको छोड़ के चली जाती हैं, वो वस्तुएं आपसे खो जाती हैं, आपकी नियर एंड डियर वंस होती हैं, फिर भी आपको क्या करना है? स्टैंड अप होना है और दोबारा से उसी करेज के साथ खड़ा होना है। ये आपको लाइफ का एक बहुत अच्छा मैसेज दे के जा रही है ये पोएम। रियली ये दिस इज़ योर फॉर्च्यून दैट इतनी ब्यूटीफुल पोएम आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है। अब चलो बेटा, अब कुछ डिस्क्राइब कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पोइटिक डिवाइसेस का। देखिए यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ड है, लेट मी जस्ट, यस, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में देखेंगे आप, रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। रिपीटेशन क्या होता है? जब हम एक ही वर्ड को स्ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक ही वर्ड पर अपनी स्ट्रेस करने के लिए या उसको एम्फेसिस करने के लिए, उस पर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम एक चीज़ को दो बार रिपीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिपीटेशन। सो हेयर व्हाट, जस्ट लुक एट हेयर, व्हाट हेयर द फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन इज़ यूज्ड। एंड अनदर इज़ एनाफोरा। यहाँ पर रिपीटेशन भी है और यहाँ पर रिपीटेशन व्हाट में है, और यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है सेम लाइन में, वो है एनाफोरा। एनाफोरा जब जो लाइंस होती हैं वो सेम वर्ड से शुरू होती हैं तो वहाँ एनाफोरा होता है। तो रिपीटेशन और एनाफोरा दोनों ही यूज़ की गई हैं यहाँ पर। अगला आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है आपका रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, नियर बाई कॉन्सोनेंट साउंड, टू और मोर देन टू वर्ड्स। जब दो से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं उनके जो जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसे वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैन मस्ट, हेयर द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन इज़ यूज। लुक एट हेयर, यहाँ देखिए जो मैंने आपको ऊपर रिपीटेशन बताया था, बॉल्स, यहाँ पर भी रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। ऊपर व्हाट में एनाफोरा का यूज़ किया है, रिपीटेशन का यूज़ किया गया है, और मैन मस्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है आपके फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन का। सो आई थिंक हमने मोस्टली जो लिटरेरी डिवाइसेस जो इसमें यूज़ हुई हैं, पोइटिक डिवाइसेस, वो डिस्कस कर ली हैं। पोएम का मैसेज आपको पता चला और किसने लिखी है। पोएम इज़ कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन। आई होप यू हैव लाइक this video, and if you have liked this video then kindly subscribe our channel. Thank you very much.